हेलो बच्चों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति से संबंधित हम लोग देखेंगे है ना चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप एमसीक्यूज है ना। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यूज में होने वाला है, तो हम लोग एमसीक्यूज ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि कुछ प्रश्न ज्यों के त्यों आ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न के डेटा बदल सकते हैं, तो इसलिए कंसेप्ट काफ़ी ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशंस आप लोग ज़रूर समझें और कंसेप्ट्स को ज़रूर याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं है ना। पहला एमसीक्यूज से हम लोग देखेंगे और पहला एमसीक्यूज है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। तो जब भी आप संख्या पद्धति शुरू करेंगे, तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा संख्या के प्रकार। तो अब हमें बताना है कि जो परिमेय संख्या होती है वो हम किसके अंदर रख सकते हैं है ना। पूर्ण संख्या के अंदर रख सकते हैं, प्राकृत संख्या के अंदर रख सकते हैं, पूर्णांक संख्या के अंदर रख सकते हैं, या वास्तविक संख्या के अंदर रख सकते हैं। जिसके भी अंदर रख सकते हैं वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका सही आंसर जो होगा वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? वास्तविक संख्या। जो प्रत्येक परिमेय संख्या है उसको हम वास्तविक संख्या के अंदर रख सकते हैं। जैसे है ना, यदि हम एक एक करके देखें, पूर्ण संख्या क्या होता है ना। पूर्ण संख्या जिसका गिनती 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, सॉरी है ना, 0 से शुरू होता है जिसका गिनती। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 0 से अनंत तक की संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या का समूह है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या 1 से गिनती शुरू होता है, 1 से लेकर के अनंत तक। तो हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक का संख्याओं का समूह को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या होता है, इसमें दोनों नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या दोनों आते हैं, -1 -2 है ना, +1 +2 और 0, ये तीनों आते हैं। तो ये इस नेगेटिव पॉजिटिव और 0 इसके समूह को ही हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या यदि हम लोग बात करें कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती है। पूर्ण संख्या भी आ जाती है वास्तविक संख्या के अंदर है ना, प्राकृत संख्या भी आती है वास्तविक संख्या के अंदर, पूर्णांक संख्या भी आता है, और साथ में ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह भी आता है वास्तविक संख्या के अंदर। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, वास्तविक संख्या। तो याद रखेंगे परिमेय संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार यहाँ डेटा भी बदल सकते हैं। परिमेय संख्या की जगह और कुछ भी संख्या हो सकता है और ऑप्शंस में भी कुछ अलग हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो सवाल कर रहा है कि परिमेय संख्या है ना किसके क्या है, तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि परिमेय संख्या किसके अंदर आएगा, कौन से ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं उस संख्या के अंदर आएगा, ये आपको ध्यान देना है। अगला एमसीक्यूज है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि किन्हीं दो संख्या के बीच कितना संख्या होता है ना। कोई यदि दो संख्या दिया हुआ है, कोई भी दिया जाए, यहाँ पर ए मान के चलते हैं, बी दिया है, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, एग्जाम्पल के लिए 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में है केवल एक परिमेय संख्या है ना। ऑप्शन ए में देख सकते हैं केवल एक परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है, कोई परिमेय संख्या नहीं होता है। तो दो संख्या के बीच में है ना हम लोग बात करें तो अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत परिमेय संख्या मतलब हम लोग गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे संख्याएं हैं किसके बीच में, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी। क्या होगा हमारा सही आंसर? हमारा सही आंसर होगा सी, अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, ये है 3√6 + 4√6, दोनों को जोड़ना है। क्या है ना, दोनों को जोड़ना है। तो कभी आप देखे होंगे समान पदों में ही जोड़ा या घटाया जा सकता है ना। समान पदों में ही जोड़ा या घटाया जाता है। समान पदों का मतलब होता है कि दिखने में एक जैसा हो। यदि अलग अलग दिखने में है तो उसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, या फिर एक ही समूह से हो तो ही हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3√6 है, ठीक है,
और ये है 4√6। इसका क्या आंसर होगा? तो ध्यान यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ भी √6 है, यहाँ भी √6 है, तो दोनों संख्या में √6 है, तो ये एक ही समान है। हम बोल सकते हैं ये समान पद है। कैसे पद है? ये समान पद है, ठीक है। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ देते हैं और जो ये रूट में है वो वही रहेगा, ठीक है। तो रूट में हमारा ये पूर्णांक को हम लोग पूर्णांक से जोड़ देंगे, 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, और ये √6 केवल √6 रह जाएंगे, रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इस प्रकार यदि प्रश्न आए तो बस उसमें पूर्णांक को जोड़ देना है। सजातीय यदि पद है तो पूर्णांक को जोड़ देना होता है, और ये जो रूट के अंदर है वो वही रहेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7√6। अब 7√6 कौन सा ऑप्शन में है? 7√6 है ना, बी ऑप्शन में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पर गुना से है। किससे है? गुना से है। यहाँ पर गुना में है √6। क्या है? √6 गुना √27 है ना, √6 गुना √27 है। अब यहाँ पर बहुत चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि एक नियम पढ़े होंगे घात घातांक के, यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख ले। तो √a गुना √b है ना बराबर होता है √ab। इसका मतलब है यदि दोनों संख्याएं रूट में है तो हम लोग उसको रूट के अंदर में गुना कर देते हैं। तो इसको भी हम लोग रूट के अंदर में क्या करेंगे? गुना कर देंगे, है ना। इसका रूट के अंदर में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 27। अब ध्यान यहाँ पर देना है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। अब यहीं पर आप सीख जाएंगे कि वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 6 और 27 दोनों को हम लोग गुना कर सकते हैं और जो भी आएगा आंसर उसको लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यदि है ना उसका वर्गमूल निकलता हो तो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? 6 और 27 दोनों का अभाज्य गुणनखंड को हम लोग नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 6 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अभाज्य संख्या से भाग करेंगे तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। ध्यान देना है ना। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे, है ना, रूट के अंदर में। तो 2 गुना 3 हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड किसका? 6 का। इसी प्रकार यदि हम 27 का निकालें तो 27 किससे विभाजित हो रहा है? 3 से। 3 से 9 बार में, ठीक है, फिर 3 से, फिर 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो हम लोग 27 को 3 गुना 3 गुना 3 इनके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 3 बार गुना होगा। क्या गुना होगा? 3 बार गुना होगा। अब रूट का क्या मतलब है? रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका हम जोड़ा लगाएंगे। जिस भी संख्या का जोड़ा लगेगा उसका जोड़ा लगाएंगे। 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है क्योंकि 2 एक ही है। ये 3 है तो ये 3 इसके साथ जोड़ा लगा लेगा। फिर अगला 3 है, ये इसके साथ जोड़ा लगा लेगा, ठीक है। अब यहां पर ये जोड़ा लगने के बाद जिसका भी जोड़ा लगेगा उसके 2 के बदले एक संख्या बाहर आता है, रूट से बाहर हो जाता है। तो यहां पर हम लोग इस 3 के बदले में एक 3 को बाहर करेंगे, इस 3 का जोड़ा के बदले में एक 3 को बाहर करेंगे, और ये जो 2 का जोड़ा नहीं बना ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बाहर पूर्णांक संख्या आ चुका है, तो इस पूर्णांक संख्या को हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9√2, है ना, 9√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार गुना करने के समय आप लोग को ध्यान देना है और कैसे गुना होगा वो भी ध्यान देना है। इसलिए इसको दोबारा आप लोग रिपीट करके देखें यदि आप नहीं समझे हो तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9√2। कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 9√2 हो जाएगा सही आंसर। और इस प्रकार के प्रश्न आ भी सकते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, तो आप लोग जरूर ध्यान दें। यहाँ बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर एक सवाल है, पाई क्या है ना, पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है? तो इसका सही जवाब है अपरिमेय संख्या है ना। सही जवाब क्या है? पाई अपरिमेय संख्या। इसको बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे पाई अपरिमेय, है ना। परिमेय संख्या क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लें, जिनको नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा। तो जिस भी संख्या को बटा के रूप में लिख सकते हैं, याद रखना, बटा के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या। दूसरा चीज है यदि दशमलव प्रसार शांत हो। कैसा हो? शांत हो, है ना। मतलब दशमलव यदि में भी उसको भाग करेंगे तो वो कट जाएगा, है ना, वो सेसिबल 0 आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार शांत हो या आवर्ती हो। आवर्ती का मतलब यदि कोई भी संख्या रेकरिंग में है तो उसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.3 का रेकरिंग, तो जहां भी रेकरिंग देखें वो परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख
लिख सकते हैं और याद रखेंगे, जो रूट के रूप में होता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। और दशमलव प्रसार उसका कैसा होता है? दशमलव प्रसार जो होता है अशांत होता है, अशांत होता है, उसका कभी अंत होगा ही नहीं। यदि आप भाग देते रहोगे कभी अंत नहीं होगा। तो सबसे एक एग्जाम्पल है वो है 22/7। 22/7 को हम लोग कभी भाग करेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। और पाई का मान भी होता है 22/7, तो पाई भी हमारा एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको तो याद रखना हमेशा। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, जिसका गिनती 0 से शुरू हुआ हो उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, लेकिन पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो अभी जस्ट पीछे स्लाइड में हमने देखा अपरिमेय संख्या का परिभाषा, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, जो रूट के रूप में हो, मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, और दशमलव प्रसार अशांत हो। हम लोग इसी 3 गुण का प्रयोग करेंगे। तो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, फिर मैं एक दोबारा लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है ना, है ना। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम लोग? तो अपरिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं जो रूट के रूप में हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना। अशांत दशमलव प्रसार हो, कैसा हो? अशांत दशमलव प्रसार हो, उसी को हम लोग बोलेंगे, है ना। और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रेकरिंग नहीं होना चाहिए, उसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब यहां पर थोड़ा गौर करेंगे, रूट के रूप में हमारा एक ही संख्या दिख रहा है ना, रूट 23। अब रूट 23 का क्या वर्गमूल निकलता है? देखेंगे रूट 23 का नहीं निकलेगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय। तो हमारा सही जवाब है रूट 23। क्या है? रूट 23। आगे यदि हम लोग देखें कि रूट 225 क्यों नहीं है ना, तो रूट 225 क्यों नहीं है? तो रूट 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 225 को हम लोग लिख सकते हैं, रूट 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका वर्गमूल हो जाएगा, चलिए हम लोग इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, वर्गमूल निकालने का कोशिश करते हैं। 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। फिर 3 से भाग करेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा 25, और ये 5 से भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, 3 का जोड़ा लग गया, 5 का भी जोड़ा लग गया, तो एक 3 बाहर हो जाएगा, एक 5 बाहर हो जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 15। तो यहाँ पर 225 का वर्गमूल निकल गया, मतलब ये जो है ये नहीं है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन में देखेंगे तो दशमलव प्रसार शांत है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो दशमलव प्रसार ये शांत है, तो ये भी सी ऑप्शन जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा, अगला ये है 7.478. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी हम लोग यदि आगे भी ऐसे ही होता, ठीक है, डॉट डॉट लगा देता, तो भी ये परिमेय संख्या ही है, क्योंकि दशमलव अशांत होने के बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं 478 बार बार आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.478 का रेकरिंग का मतलब वही बार बार रिपीट होगा। तो ये भी हमारा, ये तीनों ऑप्शन जो है बी सी डी, ये परिमेय संख्या है, तो केवल एक ही ऑप्शन बच गया, कौन है? रूट 23। रूट 23 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? फिर से, है ना, तो यहाँ पर रूट 2 का क्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो ये तो जो रूट में होता है वो अपरिमेय संख्या होता है ना, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अगला है रूट 100 का हम लोग यदि निकालेंगे वर्गमूल, तो इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा, इसमें जोड़ा लग गया 2 गुना 5, कितना? 2 गुना 5 बराबर 10, तो इसका वर्गमूल निकला 10, तो ये परिमेय संख्या है। ये कैसा है? परिमेय संख्या है। अगला है पाई, तो पाई हम जानते हैं ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इनमें से कोई नहीं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऑप्शन दे दिया है, तो सही आंसर हमारा क्या है? रूट 100 है ना। ये रूट 100 जो बी ऑप्शन है ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो रूट में भी कोई संख्या हो और यदि उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या होगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अगला है ना 0.3 का बार, इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं इसको? रेकरिंग, याद रखना है। इसका मतलब होता है कि इसका विस्तार हम लोग करेंगे तो इसका अनंत तक जाएगा, लेकिन 0.3 के बाद क्या संख्या आएगा? तो 3 पर ही रेकरिंग है, मतलब 3 ही आएगा, 3 ऐसे आएगा, 3 ही बार बार उसके बाद भी आता जाएगा। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो रेकरिंग में संख्या होता है ना, वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है।
परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ सबसे एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आपको बताना है कि 0.3 का बार, ध्यान से अब सुनना है, 0.3 का बार को हमें बट्टा के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? बट्टा के रूप में लिखना है। बट्टा के रूप में क्या मतलब? P/Q के रूप में लिखना है, सेम चीज। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि 3 का बार है ना, 0.3 का बार को हम लोग P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, है ना। तो चलिए मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, या फिर एक और स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। इसी को मैं थोड़ा सा क्योंकि इसमें हमें बताना है या हमें जानना है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे हम, यदि बार में कोई संख्या हो और बार को हम कैसे बदल सकते हैं P/Q के रूप में, है ना, कैसे हम लोग इसको बदल सकते हैं बट्टा के रूप में। तो अब सवाल ये है कि 0.3 का बार को हमें बदलना है P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। अब तरीका को यहाँ आप सीखेंगे, और तरीका हम सीखते हैं कैसे, हम लोग सीखते हैं, सो ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कैसे हम लोग, पहला तरीका ये है कि जो दिया हुआ है रेकरिंग में या बार में, उसको हम लोग x मान लेंगे। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का बार। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं दशमलव के बाद कितना अंक पर बार है? 1 अंक पर। तो 1 अंक पे बार है तो हम लोग 10 से गुना करेंगे समीकरण को। कितना से? 10 से गुना करेंगे। ध्यान देना है कि हम लोग उसको 10 से गुना करेंगे, समीकरण को हम लोग 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 को हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं। तो समीकरण 1 को यदि दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर, अब यहां पर 3 जो है वो दशमलव में है, तो उसको यदि 10 से गुना करेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और बाकी ये 3 का रेकरिंग ही रहेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? समीकरण 2 बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि 0.3 बार आता, इसको यदि हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये 1 3 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा 3.3 का रेकरिंग। तो रेकरिंग तो रहेगा लेकिन 1 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ ट्रिक ये था कि दशमलव के बाद एक ही अंक पर रेकरिंग है, इसीलिए 10 से गुना किए। यदि दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग होता तो 100 से गुना करते हैं। यदि दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग होता तो 1000 से गुना करते हैं। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप में, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 1 को हम लोग घटा देंगे। तो समीकरण 2 में है हमारा 10x, पहले हम लोग LHS मतलब बाईं ओर को बाईं ओर घटाएंगे, दाईं ओर को दाईं ओर। तो LHS में है 10x माइनस, ठीक है, 9x, सॉरी x, है ना। तो ये घटा दिए, बाईं ओर को घटा दिए। अगला बार दाईं ओर में घटाएंगे तो दाईं ओर में हमारा समीकरण 2 में है 3.3 का बार, ठीक है, और माइनस दाईं ओर है 0.3 का बार, है ना, 0.3 का बार या रेकरिंग भी बोल सकते हैं। अब 10x में एक x जाएगा तो बचेगा 9x। कितना बचेगा? 9x। और दाईं ओर कितना बचेगा? तो रेकरिंग में तो समान है इसलिए खत्म हो जाएगा। 3 में 0 घटेगा तो ये बचेगा 3 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3/9 हो जाएगा ना। दाईं ओर 3 है और 9x के साथ गुना में है तो उसको दाईं ओर हम लोग भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, है ना। अब ये बच जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग काटेंगे, 3 × 3 3 × 9 तो 1/3। तो x का मान कितना आ गया? 1/3 आ गया। इसका मतलब यदि 0.3 का बार को हम लोग, है ना, P/Q के रूप में लिखे तो इसका आंसर आएगा 1/3। तो 1/3 है कहीं? नहीं है, लेकिन यहाँ 3/9 है, ठीक है। तो 3/9 था जो है ना, इससे पहले जो आया था 3/9 यहाँ पर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? C, है ना, 3/9, है ना। इस प्रकार हम लोग रेकरिंग वाले संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस टेक्निक को आप लोग को याद रखना है। अगला है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल काफ़ी बार पूछा है और इसको आप लोग याद रखेंगे। या इस यहाँ पर डेटा भी बदल सकता है, 64 के जगह 36 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका कभी नहीं बदलेगा। तरीका क्या है कि यदि a का पावर m हो और उसका पावर m हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, जो ये
इसके में थोड़ा सा पावर में लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए, तो a का पावर m का पावर n हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं जो पावर होता है उसको हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पावर को गुना कर देंगे, पावर को हम लोग गुना कर देंगे। आधार वही रहेगा लेकिन पावर को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आधार हमारा a है तो ये हो जाएगा a का पावर m गुना n। फिर से ध्यान से देखना है, यदि a का पावर m है और उसका पावर m है, ठीक है, m दोनों जगह हो रहा है, यहाँ पर n लिखते हैं, ठीक है। a का पावर m है और उसका पावर n है, मतलब पावर का पावर है, आधार तो एक ही है, नहीं बदला। तो हम लोग क्या करते हैं, आधार वही रहेगा, a ही रहेगा और उसके पावर को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि यहाँ पर है 64 का पावर 1/2, 1/2। यहाँ तो पावर में पावर नहीं है, तो यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे कि 64 को पहले हम लोग घात के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, घात के रूप में। तो घात के रूप में लिखने के लिए हम लोग 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान देना है, 2 से जाएगा 32 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो 16 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो 4 बार, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 बार, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1। तो एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 2 को हम लोग को कितना बार गुना करना पड़ेगा, 6 बार में, है ना। कितना बार, 6 बार में। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर रफ में मैं लिख रहा हूँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 6, है ना। 2 कितना बार गुना हुआ है, 6 बार। तो हम लोग 64 के जगह में हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 6, है ना। और साथ में उससे पहले एक पावर तो है ही, उसको हम लोग हटा नहीं सकते, है ना। 2 का पावर 6 किसके बदले में आया, 64 के बदले में, और उसका पावर है 1/2। क्या है, 1/2 है। तो यहां पर अब देख सकते हैं, यहां पर पावर का पावर है 2 का पावर 6 का पावर 1/2। तो जब यदि पावर का पावर हो a का पावर m का पावर n, तो हम लोग आधार वही रहेगा, पावर को गुना कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6, पावर को गुना कर देंगे, मतलब 6 और 1/2 को गुना कर देंगे। तो ऐसा दिखना चाहिए लिखने में भी कि वो उसको हम पावर में ही लिख रहे हैं। तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो बचेगा कितना, 2 का पावर 3, है ना। 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। कितना बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे। 4 होता पावर में तो 4 बार गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा सही आंसर कितना होगा, डी, ऑप्शन डी होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप तरीका को समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको पहले घात के रूप में लिखना है और फिर इस नियम को अप्लाई कर देना है। a का पावर m का पावर n, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर m गुना n, है ना। पावर को हम लोग गुना कर देंगे। तो ये टेक्निक आप लोग को अप्लाई करना है इस प्रश्न के लिए। अगला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है ना। इस चीज का ध्यान देना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या तो होता नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में, है ना, एक प्रकार से कहां से शुरू होता है, प्राकृत संख्या में तो कहां से शुरू होता है, 1 से, है ना। गिनती 1 से शुरू होता है। तो 1 से तो सभी अपरिमेय संख्या नहीं आएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या में रूट भी आते हैं, है ना। रूट भी आते हैं, आसान दशमलव प्रसार भी आता है। तो अपरिमेय संख्या में रूट वाला संख्या, तो प्राकृत संख्या में तो रूट वाला संख्या है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, है ना। प्राकृत संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या का गिनती 0 से शुरू होता है, इसमें भी नहीं आएगा, रूट कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो पूर्णांक संख्या में हमारा नेगेटिव संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं और शून्य आता है, लेकिन ये भी इसमें भी रूट वाले संख्या नहीं आते हैं पूर्णांक संख्या में भी। तो एक ही ऑप्शन बच गया, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दोनों संख्याओं का समूह है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ध्यान देना है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, जितने भी अपरिमेय संख्या है सारा वास्तविक संख्या के अंदर आएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है 2 का पावर, यहाँ पर 2 का पावर 1/3, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से मैं लिख लेता हूं, ठीक है। 2 का पावर 1/3 गुना 2 का पावर 1, यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर 1/3 है ना। इसका मान क्या होगा, तो एक यहाँ पर फॉर्मूला याद करेंगे घात घातांक का, है ना। 1 का पावर m गुना
a का पावर n हो। यहाँ पर आधार बराबर है, आधार का मतलब नीचे बराबर है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, और गुना के रूप में हो तो हम लोग आधार वही रखते हैं, पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी आधार हम लोग देख सकते हैं बराबर है, केवल पावर को जोड़ देंगे तो 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/3 है ना, उसको पावर में ही जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नीचे जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर, इसको यदि हल करेंगे अलग से 2/3 जोड़ 1/3 तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा, तो 2 + 1 = 3/3 = 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। इसको जोड़ करके यहाँ पर हम लोग पावर में, कुल पावर में हम लोग लिख सकते हैं 1। कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 1 = 2 ही हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 2 ही होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर डेटा भी बदल सकता है, यहाँ 2 की जगह कुछ और हो सकता है, 2 की जगह 17 हो सकता है, या दूसरे संख्या भी हो सकता है, लेकिन ये नियम आपका नहीं बदलेगा। इसलिए इस नियम को याद रखना है, इसी नियम से आपका वो क्वेश्चन बनेगा यदि उस प्रकार का प्रश्न हो तो। यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कौन सा एक नियम लागू होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 5√5 गुना 5 माइनस 5 + √5 गुना 5 - √5 है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एक नियम लागू होता है और वो नियम है ना, a + b गुना c + d। ये नियम आपको यदि याद हो तो आप ये प्रश्न आराम से बनाओगे। तो इसमें क्या होता है कि पहले a दोनों से गुना होगा, c से भी गुना होगा और a d से भी गुना होगा। ठीक है, तरीका आप ध्यान रखेंगे यदि आपको याद नहीं हो तो a को हम लोग c से गुना करेंगे तो ac आएगा, a को हम लोग d से गुना करेंगे तो ad आएगा। इसके बाद जो बचेगा दूसरा पद है ना b भी हमारा c से गुना होगा पहले, तो ये हो जाएगा bc, और फिर b भी गुना होगा d से, तो हो जाएगा bd। इस प्रकार है ना, सभी पदों से गुना करना है एक एक करके। तो यही बंटन विधि, इसको हम लोग बोलते हैं बंटन विधि। ठीक है, बंटन विधि को अप्लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है 5 जोड़ √5, ठीक, फिर है 5 - √5। तो हम जानते हैं ये 5 को हमें दोनों से गुना करना है, इससे गुना करना है ना, दोनों 5 को पहले दोनों से गुना करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 × 5, और चिन्ह को हमें गुना करना है संख्या से। तो इसको, और जब इसको गुना करेंगे 5 और -√5 को गुना करेंगे तो चिन्ह को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5√5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला ये जो है इसको हमें गुना करना है दोनों से। तो इसको गुना करेंगे तो पहले चिन्ह को गुना करेंगे, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस है ना √5 × 5। ये 5 पूर्णांक में है, बाहर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग गुना करेंगे दूसरे से √5 × √5, लेकिन चिन्ह को गुना करेंगे प्लस गुना माइनस, माइनस ही आएगा, तो √5 × √5। अब इसको थोड़ा हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा -5√5। ठीक है, प्लस पूर्णांक को हम लोग पहले लिखेंगे तो 5√5 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा माइनस। अब रूट के अंदर यदि हम लोग गुना करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 5 × 5। अब ये इसका जोड़ा लग जाएगा तो एक 5 बाहर हो जाएगा, तो √5 × √5 को हम लोग लिख सकते हैं 5, है ना। तो इसका सिंपल हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दो है, ये जो 2 पद है वो बराबर है ना, 5√5 प्लस 5√5 और -5√5, तो ये तो कट गया, है ना। बचा हमारा 25 - 5, तो 25 - 5 हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो 20 हमारा कहाँ आंसर है, ऑप्शन सी। कहाँ पर है, ऑप्शन सी है हमारा 20, तो सही आंसर हो जाएगा 20। तो बस ये तो आंसर तो मैं पहले भी बता सकता था कि इसका 20 आएगा, लेकिन कैसे बना ये टेक्निक आप लोग को याद रखना है, बंटन विधि कैसे अप्लाई होता है उसको याद रखना है, और इस प्रकार का प्रश्न भी एक आएगा। तो यहाँ डेटा चेंज हो सकता है लेकिन तरीका यही होंगे। आप लोग यदि तरीका समझ में ना आए या फिर ना आए तो आप लोग दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। अगला है परिमेयकरण। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एक चीज़ था,
इसको मैं, ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर 20 आया, लेकिन हम लोग इसको दूसरा विधि से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरा विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा विधि से हम लोग कैसे बना सकते हैं तो उसको भी याद रखना है, और जब भी जरूरत पड़े तो उसको अप्लाई करना है यदि आपको ये दिखे। तो ये बंटन विधि था, ये सबसे अच्छा नियम है बंटन विधि से। यदि आप नियम भूल जाते हो और नियम, तो ये बंटन विधि को याद कर ले, और बंटन विधि से आप इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। लेकिन अगला जो है इसी का एक शॉर्ट नियम है, दूसरा नियम ये है, ठीक है। इस नियम को भी हमें देखना है कि a प्लस बी है ना गुना है ना a माइनस बी हो, तब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर है 5 प्लस रूट 5, और यहां पर है 5 माइनस रूट 5। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, मतलब ए दोनों जगह ए है, ठीक है। और यहां भी रूट 5 है, रूट 5 है, तो यहां बी है ना, यहां पर बी है। अंतर केवल इसमें है कि इसमें प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितने कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी क्या है, बी के जगह है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, तो रूट 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और रूट 5 मतलब रूट को यदि 2 बार गुना करेंगे तो उसमें रूट से बाहर हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ध्यान देना है, यदि रूट 5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। तो एक नियम होता है रूट ए गुना रूट ए को ही 2 बार गुना कर रहे हैं तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो 25 माइनस 5 बराबर 20 हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करते हैं है ना परिमेयकरण करने के लिए, इसलिए मैं आपको ये दूसरा मेथड बताया ताकि आपको दूसरा मेथड भी पता रहे। और अब सवाल आता है कि परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं। इंटरेस्टिंग है, परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो परिमेयकरण करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस चीज को हम लोग याद रखते हैं कि परिमेयकरण का क्या मतलब होता है। तो अभी हमने देखा, या अभी मैं बता रहा था कि यदि संख्या रूट में हो, ठीक है, और उसका यदि नहीं निकलता है वर्गमूल, तो वो सारे संख्याएं है ना क्या है, वो सारे संख्याएं हम बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या। तो नियम बोलता है, भिन्न का नियम बोलता है, भिन्न का नियम बोलता है क्योंकि भिन्न हमारा p बटा q के रूप में हो, तो q कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूँ, सो अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। यदि ये q मतलब हर नीचे वाला बटा वाला अपरिमेय संख्या है, तो उसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है। क्या किस में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। इसी संख्या को हम लोग, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। याद रहेगा, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम कब परिमेयकरण बोलेंगे। अब सवाल ये है कि हम परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वालों को परिमेयकरण करना है। तो यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 1/√2, अब इसका परिमेयकरण करना है। तो इसको परिमेयकरण करने के लिए हम जानते हैं कि यदि नीचे वाले को √2 से ही गुना कर दें तो 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/√2 को हम ऊपर भी √2 से गुना करेंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े, और नीचे भी √2 से गुना करेंगे। तो एक ही संख्या से ऊपर और नीचे को गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, अब क्या है, ऊपर तो आ जाएगा √2, लेकिन नीचे यदि 2 बार हम गुना करेंगे तो जोड़ा लग जाएगा, √2 गुना √2 2 हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि नीचे ये जो है पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। आप बोलोगे ऊपर तो अपरिमेय है, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस ध्यान देना है कि हर जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या ना हो, ठीक है। हर जो है अपरिमेय संख्या ना हो, वो हम परिमेय संख्या में किसी तरफ बदल देंगे, अंश कुछ भी हो सकता है तो चलेगा, ठीक है। तो ये परिमेयकरण, ये एग्जाम्पल था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न, जो एक्चुअल प्रश्न है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि एक्चुअली में परिमेयकरण होता क्या है और हम क्यों परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण प्रक्रिया में हम हर जो अपरिमेय संख्या होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या में बदलते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम लोग परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इसको हम लोग कैसे परिमेयकरण करेंगे। अब यहाँ पर हर में 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या है √7 माइनस √6। तो इस प्रकार के प्रश्न को परिमेयकरण करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, है ना, यदि यहाँ पर √7 माइनस √6 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं चिन्ह बदल करके, संख्या वही रहेगा, चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा, है ना, √7 माइनस √6 को गुना कर देंगे ऊपर नीचे, √7 जोड़ √6, है ना, संख्या वही रहेगा, केवल हमने क्या किया है, हमने केवल किया है कि चिन्ह बदल दिया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिया, है ना, √7 जोड़ √6, है ना, इस तरह। अब इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 है तो ऊपर √7 प्लस √6 यदि 1 से गुना होगा तो वही आएगा आंसर, है ना, √7 प्लस √6 आएगा, ठीक है, बटा में अब ये इसको हम लोग गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो पहले हम लोग देख चुके हैं, इस नियम को देख रहे हैं, याद है ना, a प्लस बी गुना a माइनस बी हो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो बस इसी नियम को वहां अप्लाई कर देंगे, यहां भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, यहां पर माइनस में है और यहां पर प्लस में है, तो एक माइनस में है प्लस में है, संख्या तो वही है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह √7 है तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर तो वही रहेगा √7 प्लस √6, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार गुना करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा √7 जोड़ √6 हो जाएगा बटा 1। तो बटा 1 में हम लोग कुछ हो या ना हो फर्क पड़ेगा, इसको छुपा देते हैं, तो हमारा सही आंसर आया √7 जोड़ √6, तो हमारा आंसर होगा √7 जोड़ √6। तो इस प्रकार हम संख्या को परिमेयकरण अपरिमेयकरण करते हैं। तो इस यहाँ पर डेटा बदल सकता है, √7 और √6 के जगह में कुछ और हो सकता है, लेकिन तरीका यही होगा, ठीक है, तो इसलिए तरीका को सीख के रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा q के रूप में नहीं होता है, अशांत होता है, ठीक है, और अनावर्ती होता है, अनावर्ती मतलब रेकरिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 0.14, ये तो शांत है, इसके बाद तो कोई और संख्या ही नहीं है, शांत दशमलव प्रसार है, ये भी शांत दशमलव प्रसार है, बी भी, क्योंकि 6 के बाद कुछ और है नहीं। सी भी हम देखेंगे तो 0.416, ये भी शांत है, मतलब ये भी, इसके बाद और कोई संख्या दशमलव में नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डी में 0.401401 और ये डॉट लगा है, डॉट का मतलब ये अनंत तक है, ये खत्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है, तो 0, देखिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और रूट में जो है वो तो अपरिमेय संख्या ही होता है, तो √3 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2 प्लस √3 हमारा अपरिमेय संख्या है और 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन जो परिमेय संख्या अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या हमारा कौन है, 0 है। कौन है, सही आंसर है ए, है ना, 0 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हमारा समाप्त होता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो, साथ में यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। ओके।